नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चैप्टर 2 ज्योग्राफी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वन और वन्यजीव संसाधन, इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन मेथड्स डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटीज? यानी कौन सा मेथड है जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते? तो फर्स्ट है संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन, सेव सीड मूवमेंट्स और वन्य पशु विहार का परिसीमन, यानी डीलिमिटेशंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें वन्य जीव पशु विहार का जो परिसीमन होता है, इसमें लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि इसमें जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, जो रेंजर्स होते हैं, उन लोगों का सहयोग इसमें लिया जाता है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं। तो लोगों का प्रत्यक्ष इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वे जातियाँ जिनकी लुप्त होने का खतरा है, those species which are in danger for extinction are called। तो ऐसे जनजाति को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे जनजाति को हम लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, संकटग्रस्त जातियाँ जिसका लुप्त होने का खतरा बना है, ऐसे प्रजाति को, ऐसे जाति को हम लोग संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लुप्त जाति का उदाहरण है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो लुप्त जाति का उदाहरण कौन सा है? नीली भेड़, ब्लू शिप, एशियाई चीता, एशियाटिक चीता, एशियाटिक एलिफेंट और राइनोसोरस गैंडा। तो इसमें जो आपका लुप्त होने का जो जाति है वो है आपका एशियाई चीता, एशियाटिक चीता जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये एक्सटिंक्ट होने के कागार पर है, लुप्त होने के कागार पर है एशियाई चीता। क्वेश्चन नंबर 4, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्हाट आर द फॉरेस्ट्स एंड बैरन लैंड्स विच आर ऑन्ड बाय गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज कॉल्ड? तो ऐसे वनों को हम लोग रक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, पवित्र उपवन सेक्रेड ग्रोव, आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन कहते हैं, जो बंजर भूमि है। ठीक है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट का हो या फिर किसी इंडिविजुअल्स का हो या किसी कम्युनिटीज़ का हो, ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परमानेंट फॉरेस्ट कवर एरिया? तो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला एंड बिहार। तो इसका जो सबसे राइट ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रीजन में सबसे ज़्यादा जो परमानेंट फॉरेस्ट है, अस्थाई फॉरेस्ट है, वो पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता? विच ऑफ द फ्लाइंग बर्ड्स डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द क्रिटिकल स्पीसीज? तो गुलाबी सिर वाली बतख, पिंक हेडेड डक, मोर, पिकॉक, पर्वतीय बटेर यानी माउंटेन इक्वल, जंगली चित्तीदार उल्लू, वाइल्ड स्पॉटेड ऑल। तो इसमें जो है ये सारे क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है सिवाय मोर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये जो मोर है ये
अभी भी हम लोगों को देखने को आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। तो पौधे, केचुआ, मनुष्य या एलियन, किसके लिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ह्यूमन बींग्स, सी। ह्यूमन बींग्स के लिए बायोडाइवर्सिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी एलियन के लिए, केचुआ के लिए, पौधे के लिए कोई मतलब नहीं बनता है। इंसान ही है जिसके लिए बायोडाइवर्सिटी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 8, काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का उदाहरण है? ब्लैक डियर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ क्रिएचर्स। तो इसमें ऑप्शन है विलुप्त प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, स्थानिक प्रजाति, लुप्त जाति प्रजातियाँ। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो डी है, लुप्त प्रजाति, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो काला हिरन है ये लुप्त के कगार, विलुप्त होने के कगार पे है। अगर इसका कंजर्वेशन अभी से नहीं किया गया तो आने वाले कुछ वर्षों में इसकी संख्या ना के बराबर आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 9, विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करती है? विच एजेंसी असाइंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू डिफरेंट कैटेगरीज। यानी कोई भी पेड़, पौधे या फिर जो स्पीसीज है उसको अलग अलग कैटेगरी में कौन क्लासिफाई करता है? तो राज्य के वन विभाग, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, या IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, भारत का वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ। ये ही है जो पौधों को और जीवों के कैटेगरीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 1952 यानी 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को लुप्त घोषित कर चुका है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट बाय इंडिया इन 1952। तो इनमें से किसको? तेंदुआ, लेपर्ड को, गंगा नदी की डॉल्फिन, गंगेज रिवर डॉल्फिन, काला हिरन, ब्लैक डियर या एशियाटिक चीता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एशियाटिक चीता। एशियाई चीता को भारत 1952 में ही लुप्त घोषित कर चुका है। उसके बाद से ये बहुत इसकी कम संख्या देखने को मिलती है, इसलिए इसको इंडिया डिक्लेयर कर दिया है लुप्त प्राय कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? Who among the following is in charge of the management of forest and wildlife resources of India? तो विश्व वन्यजीव फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग या गैर सरकारी संगठन NGOs। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, भारत का वन विभाग जो है ये इंडिया के वनों को और यहाँ के वाइल्ड लाइफ जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका मैनेजमेंट करती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और प्रोजेक्ट टाइगर की जब बात करते हैं तो 1973, 1973, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो इस टाइप का एक बार पहले भी क्वेश्चंस आ चुका है। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है।
ठीक है। परमानेंट फॉरेस्ट जो है सबसे अधिक वो मध्य प्रदेश में है, अस्थाई वन। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, हिमालयन यव। व्हाट इज हिमालयन यव? हालांकि ये जो सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेने से कोई हर्ज नहीं है। हिमालयन यव एक प्रकार का औषधीय पौधा है, मेडिकल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट है 15, 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? विच स्पीसीज वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1991? यानी जो संरक्षित प्रजातियों की जो लिस्ट है उसमें कई प्रजातियों को शामिल किया, लेकिन इनमें से कौन सा एक है जिसको पहली बार शामिल किया गया? तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसके लिए जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, इसको फर्स्ट टाइम संरक्षित प्रजातियों की लिस्ट में शामिल किया गया था, प्लांट्स को। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक कास्ट? एशियाटिक एलिफेंट, एशियन एलिफेंट, निकोबारीज पिजन, डार्नबिल या एशियाटिक चीता? तो 16 नंबर का जो ऑप्शन है, तो ये जो निकोबारी कबूतर है ये अंडमान निकोबार में है और ये केवल वहीं पाया जाता है, इसलिए जो निकोबारी कबूतर है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो स्थानिक जाति का एग्जाम्पल है। ये केवल अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है और कहीं नहीं, जबकि एशियाटिक चीता, एशियाटिक एलिफेंट कई जगहों पे पाए जाते हैं, लेकिन जो निकोबारी पिजन्स हैं ये केवल अंडमान और निकोबार में ही पाई जाती हैं, इसलिए ये वहाँ का एंडेमिक है, यानी लोकल एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 17, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चिपको मूवमेंट? मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स, कृषि विस्तार, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, वन संरक्षण या फॉरेस्ट कंजर्वेशन? तो इसमें से जो चिपको मूवमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण। ठीक है, तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये राजस्थान इसका राइट आंसर है। ओके, जो सरिस्का है ये राजस्थान में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा आर फाउंड इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी 4,07,000 इज द राइट आंसर। ओके, सॉरी, यहाँ 4 लाख नहीं है, 47,000 है। 47,000 इज द राइट आंसर। यानी भारत में वनस्पति जो पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, इसकी लगभग 47,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। मीन्स 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 20, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज सुंदरवन नेशनल पार्क लोकेटेड? तो ये सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? व्हाट वाज द सीड सेव मूवमेंट? तो अगर इसकी हम बात करें, रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन के लिए ये आंदोलन चलाया गया था? तो नहीं। मोर प्रोडक्शन फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर? नहीं, बिल्कुल नहीं। टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन? हाँ, ये था। प्रोडक्शंस ऑफ क्रॉप्स बाय द फार्मर्स ऑफ टिहरी विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, यही था बीज बचाओ आंदोलन। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रोइंग ट्रीज, पेड़ों को उगाना, ये सब नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी जो टिहरी डैम है उत्तराखंड का, जो टिहरी गढ़वाल में, वहाँ पर जो फार्मर्स थे ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के अगेंस्ट में थे, विरोध में थे।
ठीक है, तो उसके लिए बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था, सेव सीड मूवमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करते हैं? विच ट्री डू द ट्राइब्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप ड्यूरिंग मैरिज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इमली और आम, यानी टेमेरेंड एंड मैंगो। इमली और आम का पेड़ की पूजा ज़्यादातर उड़ीसा और बिहार में किया जाता है। जैसे झारखंड में हम देखें तो विवाह में अधिकांशतः आम के पेड़ की पूजा की जाती है, इमली की नहीं, लेकिन उड़ीसा और बिहार में इमली और आम की पूजा की जाती है। ओके, 23 क्वेश्चन नंबर। राजस्थान के अलवर जिले में के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? तो पीपल ऑफ 5 विलेजेस ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड एज अ भैरव देव डाको सेंचुरी। व्हाट इज द पर्पस? इसका क्या उद्देश्य था? खेती करना, वृक्षारोपण करना, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीव को बचाना, या बांध बनाना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी शिकार पर रोक। जो जानवरों के शिकार हो रहे थे वनों में, उनके शिकार पर रोक लगाना, बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीव को बचाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं? एट हाउ मेनी किलोमीटर्स पर आवर डू द फास्टेस्ट मैमल्स रन? तो सबसे तेज गति से चीता दौड़ता है, तो इसकी जो गति है वो कितनी है? तो इसकी गति की बात करें तो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चीता दौड़ता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए। भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया? हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया बिटवीन 1951 एंड 1980? तो भारत में जो कृषि क्षेत्र जो वन थे, जो उसे जिसे कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया था, ये है आपका 26,200 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को साफ करना पड़ा? हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरियाज हैड टू बी क्लियर्ड ड्यू टू द रिवर वैली प्रोजेक्ट इन 1952? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी, 5,000 किलोमीटर, 5,000 वर्ग किलोमीटर जो एरिया था, इसे साफ करना पड़ा नदी घाटी परियोजना के कारण, जिसमें काफी लाखों की संख्या में पेड़ काटे गए। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक है, दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? चीता है, बिल्ली है, चीता और बिल्ली दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शंस है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी, चीता और बिल्ली दोनों। अगर बिल्ली और चीता अलग अलग है तब हम इसमें चीता लगाएंगे, और अगर दोनों एक साथ है तो हम लोग बोथ करेंगे, लेपर्ड एंड कैट। तो सबसे तेज स्तनधारी प्राणी बिल्ली और चीता दोनों है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल है? विच सब स्पीसीज इंक्लूड्स द एशियाटिक चीता एंड पिंक हेडेड डक? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ये लुप्त जातियों की श्रेणी में आते हैं, अमॉन्ग एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एशियाई चीता हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये विलुप्त के कगार पे है, तो ये लुप्त जाति में एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 29। पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन से हैं? व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस? तो संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उपयोग, अनइक्वल यूज, रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता, यानी इनइक्वालिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस, और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी संसाधनों के असमान बंटवारा भी इसका पर्यावरण विनाश का कारण है, इसका अनइक्वल यूज भी, असमान उपयोग भी एक कारण है, और रख रखाव की जिम्मेवारी में असमानता। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग रिसोर्स को कंजर्वेशन करें, संरक्षण करें, लेकिन इसमें असमानता पाई जाती है। तो ये सभी रीजन्स पर्यावरण के
विनाश का कारक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? व्हाट परसेंटेज ऑफ मैंग्रोव्स एरिया हैज डिसअपीयर्ड? तो कितने प्रतिशत? ये लगभग 40% मैंग्रोव डिसअपीयर्ड हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ओके, और ये पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण ऐसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित है? व्हाट परसेंटेज ऑफ सरफेस वाटर एरिया इज पॉल्यूटेड? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी, लगभग जो सरफेस वाटर है इसका लगभग 70% पानी पॉल्यूटेड हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? विच नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, सरिस्का है आपका राजस्थान में, सुंदरवन है आपका पश्चिम बंगाल में, और जो बांधवगढ़ है ये आपका है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? तो अभी हम लोग देखे थे उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानस बाघ रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज मानस बाघ रिजर्व नेशनल पार्क लोकेटेड? तो ये मानस जो नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व का, ये है असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। और इस चैप्टर का आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? पेरियार टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो पेरियार आपका केरला में है। ओके, पश्चिम बंगाल में हम लोग देख लिए थे सुंदरबन, राजस्थान में सरिस्का, और गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। अगर गिर नेशनल पार्क की बात करेगा तो गुजरात में है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 3 करेंगे ज्योग्राफी का, वाटर रिसोर्स, जल संसाधन। ओके, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।